નમસ્કાર નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં વાત કરવાની છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને ક્યાંક ઉત્તરાખંડ સરકાર દ્વારા તો જે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે, કમિટીનો રિપોર્ટ આવે તેની રાહ જોવામાં આવી રહી છે। બીજી બાજુ મધ્યપ્રદેશ પણ અત્યારે હાલ તો આ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને ચર્ચા કરી રહી છે, અને જ્યારે ત્રીજી બાજુ જોવા જઈએ તો ગુજરાત સરકાર પણ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ અત્યારે હાલ તો લાવવાની જે ચર્ચામાં જોવા મળી રહ્યો છે। એક બાજુ કેન્દ્ર સરકાર એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે સરકાર છે તે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાવે તેવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે, અને 2024માં ક્યાંક બે મહત્વના મુદ્દા હતા। કલમ 370 હતી અને બીજી બાજુ રામ મંદિર પણ હતું, અને બંને મુદ્દાઓ પરિપૂર્ણ થઈ ગયા છે। હવે ત્રીજી બાજુ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને ક્યાંક અત્યારે ચર્ચાઓ થાય તેવી પણ શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે, અને ક્યાંક તેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય તેને લઈને પણ ક્યાંક ચર્ચા વિચારણાઓ યથાવત જોવા મળી રહી છે। આ જ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવી છે। આ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે ડૉક્ટર અજય તિવારી, કે જેઓ વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, સાથે સહલ કુરેશી, કે જેઓ મુસ્લિમ અગ્રણી છે, અને સાથે સંજીવભાઈ પંચોલી, કે जो भारतीय जनता पार्टी ना नेता है। जी आप त्रोणों सौदे पहले तो स्वागत है। अभी दिख रही है, क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप इसके बारे में? कोई भी आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आपके निर्माण न्यूज चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता ही नहीं, पूरे भारत देश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, और ईद की बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये भारत देश है और इस भारत देश में प्रत्येक धर्म का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो ये रोजा रख रहे हैं उनको ईद की हार्दिक हार्दिक बधाई। और यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो सिविल कोड यूनिफॉर्म का जो सिस्टम है, ये लागू अगर होता है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। कॉलेज के अंदर या कहीं भी बाहर अगर आज की डेट में फेस का दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आतंकवादी चेहरा बना करके और किस तरह का आज कांड कर जा रहे हैं, तो ये चेहरा दिखना चाहिए जनता को, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये कोर्ट से लागू होता है और सिविल फैशन चेंज किया जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा खत्म जरूर हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने चुनाव की तैयारी शुरू से करती आ रही है, अपने चुनाव की तैयारी वो आगे करती रहती है, इसका बढ़ावा देने वाले कुछ नालायक लोग जो रामनवमी पर आगजनी कर जाते हैं, कुछ नालायक लोग जो हत्याएं करते हैं, कुछ नालायक लोग जो माफिया बन जाते हैं, तो इस ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सरकार चाहे कोई भी हो, किसी की भी हो, अगर सख्त कार्रवाई कर रही है तो निश्चित तौर से ये बहुत अच्छी बात है। और माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, बलात्कारी के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बना करके इनको सजा देने की भी जरूरत है। और इस देश में समान भाव, समरसता, समानता लाने की जरूरत है, जिसकी वजह से अगर 370 किया गया और अगर ये अपना यूनिफॉर्म जो सिस्टम बनाया जा रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। मेरे ख्याल से इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। और कुछ छात्राएं जिन्होंने तेलंगाना में आंदोलन किया, कर्नाटका में आंदोलन किया, विदेश में भी आंदोलन हुआ, तो ये जबरदस्ती का आंदोलन है। हर व्यक्ति अपने ही विचार से सोचता है। जब समरसता के विचार से सोचेगा, जब समानता के विचार से सोचेगा, तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति को यह समझ में आएगा कि इसके हटने से क्या क्या फायदे हैं। और आपको बताऊं, समानता को लाने की बहुत जगह जरूरत है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, आप समान रूप से उसको बढ़ाइए और समान रूप से उसको चलाइए, यही हमारे देश की अखंडता की निशानी है। इसके साथ साथ जातियों में भी आप देखिए, बिहार में जाति गणना शुरू कर दी। किस बात की जातियां शुरू कर दी? 2500 जातियां, 25,000 उप जातियां, किसकी किसकी गणना करेंगे आप? भारत देश का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है और भारत देश का रहने वाला है, इसलिए वो कहीं का वासी है, कहीं प्रवासी है और कहीं अप्रवासी है। अप्रवासी उसे कहते हैं जो विदेश में जिसका इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, वो अप्रवासी है। अब गुजरात में 6 करोड़ प्रवासी रहते हैं, माइग्रेशन है, डोमिसाइल का चलन है, माइग्रेशन का चलन है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति वहां का वासी है, लेकिन गुजरात के विकास के लिए वह आर्थिक धन कमा रहा है, गुजरात में आर्थिक सहयोग करता है, गुजरात की इंडस्ट्रियों को चलाता है, अपना काम करता है। तो उसके लिए मोदी सरकार ने अभी बहुत अच्छा काम किया। प्रवासी श्रमिक कार्ड बना दिया ताकि मजदूरों को दिक्कत ना हो, श्रमिक कार्ड बन जाए। और अभी कोरोना फिर से शुरू हो गया। अभी सोचना होगा कि भारत देश में कब प्रवासी कल्याण बोर्ड भी बनेगा,
इसके अलावा प्रवासी कल्याण बोर्ड भी होना चाहिए, जिससे कि प्रवासियों की सुरक्षा, सम्मान और समान अधिकार के बारे में सोचा जा सके। भारतीय जनता पार्टी का ये लोकसभा का नहीं चुनाव, ये हर राजनीतिक व्यक्ति का लोकसभा का चुनाव है, हर जनता का लोकसभा का 2024 का चुनाव है। और जनता कितना किस तरफ झुकती है ये उसके मन की बात है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को जनता को देखते हुए आवाज उठानी चाहिए, जनता को देखते हुए काम करना चाहिए। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी आज धाराशाही होती चली जा रही है, विपक्षियों के पास मुद्दा होते हुए मुद्दा नहीं उठा पा रहा है। हमारे को समझ में नहीं आता कि ये मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं, या ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने परचम को लहरा रही है। और ये विपक्ष विपक्ष मजबूत होता है, मजबूत है तो उसको सही ढंग से उठा करके और इसमें सहयोग भी करना चाहिए। अगर समाज के हित की बात है तो सहयोग करके उस राज्य में या पूरे भारत देश में इसे लागू करा के इसका सहयोग करके एक दूसरे को समरसता में ढालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ समाज के हित की बात है और उसके साथ अगर देखने जाए तो जब बीजेपी की बात चल रही है तो बीजेपी के जो भी अभी शासित जो राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था कि जब 2022 का त्रिवेदी जी जी त्रिवेदी जी अभी 5 राज्यों में चुनाव बाकी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान तुरंत होने वाला, 2024 से पहले होने वाला। मध्य प्रदेश, मतलब कि बहुत सारे चुनाव होने ही वाले हैं, कोई कोई अभी उसकी बात नहीं है, मगर जब लोकसभा की बात होती है और चुनाव, अरे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, चुनाव लड़ना है तो वोट। जी जी अजय भाई, जी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सहल भाई, जिस तरीके से अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी एक और मुद्दा है अभी भी, और कहीं पे ऐसी भी बातें चल रही है कि लागू भी हो सकता है 2024 के पहले। देखिए, अजय भाई ने जो कहा कि चुनाव लड़े और चुनाव और तमाम चीजें, किस चुनाव की आप बात कर रहे हैं? जिस चुनाव में 17.5 लाख वीवीपैट मशीन में से 6.5 लाख वीवीपैट मशीन जो है वो खराब बताए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि पर्चियां इतने महीने तक रखनी चाहिए, लेकिन 4 महीने में पर्चियां निपटा दी गई। कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। क्या इस देश के अंदर महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश कहां पर है, क्या वो कोई मुद्दा नहीं है? और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास में ना बेरोजगारी को लेकर कोई एक प्लान है, ना आपके पास महंगाई को लेकर कोई प्लान है। जो 450 का सिलेंडर था वो 1200 रुपए में मिल रहा है, कोई प्लान आपके पास में नहीं है। जो 60 रुपए का पेट्रोल था वो पेट्रोल अब 110 रुपए में मिल रहा है, कोई प्लान आपके पास नहीं है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये सब कम हो जाएगा? महंगाई कम हो जाएगी? गरीब की थाली में खाना पहुंच जाएगा? दूसरी एक और बात बस ये है कि ये तमाम चीजों में सरकार नाकाम रही है, इसलिए बस मुसलमानों को कैसे ठिकाने लगाया जाए ये सरकार काम कर रही है। मैं यहां पर पूछना चाहूंगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबरीमाला में महिलाओं को जाने की इजाजत मिल जाएगी? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से शादी करने की इजाजत दे देंगे आप? आप जो लव जिहाद का मुद्दा उठाए तो उसको भूल जाएंगे आप? समान नागरिक की बात कर रहे हैं ना आप? तो ये आप लॉलीपॉप की बात न करें। और जो 370 की बात की, 370 के अंदर जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर रहे, उन्होंने जो जो बातें कही मीडिया में कही वो बात ही नहीं है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। सारी पोल तो उन्होंने खोल दी वहां पर नरेंद्र मोदी की और 370 की। 370 हटाने की बात से याद आया, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि जम्मू कश्मीर से जितने लोगों ने पलायन किया था उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को आज भी मुआवजा नहीं मिला है। 8 साल से मोदी सरकार है, क्या कर रही है मोदी सरकार? कितने पंडितों को जाकर वापस से बसा दिया वहां पर कश्मीर के अंदर मोदी सरकार ने? बताइए आप। जवान शहीद होते जा रहे हैं, आपको नहीं सहल भाई, आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हैं। संजीव भाई, બહુ બધા જે સવાલ કર્યા સહલભાઈએ, પણ ક્યાંક અત્યારે એક જ સવાલ યથાવત છે કે ક્યાંક मुसलमानों को ठिकाने लगाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी ला रही है, ऐसी बात सुनने को मिल रही है। देखिए, मैं कुरैशी जी का आक्रोश समझ सकता हूं, पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इस देश में बिना मुस्लिम का हमारा राष्ट्र हम कल्पना नहीं कर सकते। माननीय मोदी जी ने भी हमारे कार्यकर्ताओं के सामने कहा है कि हम हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करें। ये केवल कहने की बात नहीं है, इस पर
काफी गौर किया गया है, पार्टी में आज भी गौर होता है। और मैं कहता हूं कि जो सड़कें इनके घर पर जाती है वो कहां से आती है, पानी अगर इनके यहाँ आता है तो वो कहां से आता है? जी, हाँ? भारत का निर्माण ही 2014 में हुआ है। 2014 से पहले भारत था ही कहाँ, आजादी कहाँ था? सड़कें सर भी थी मेरी 2014 से पहले इस सर देश के अंदर। मेरी गुजारिश है कि आप न बोले। नहीं आप तो आप कह डिबेट रहे हैं का कहाँ से आती है नहीं सड़कें? आप बात कर रहे हैं, नहीं 2014 से आपने पहले जो देश में सड़कें नहीं थी। आपने आपकी बात रख ली, मैं आपका सम्मान करता हूं। डिबेट का जी गौरव बनाए रखिए प्लीज, जी मेरी गुजारिश है। जी तो जी अगर आधार कार्ड इसमें मिला है सबको, तो सबको एक समान हक भी मिला है आज। एक आधार कार्ड की वजह से आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में आज आदमी कहीं पर भी अपना राशन ले सकता है। यही आने मोदी वाले जी दिनों विरोध में कर रहे थे। अरे भाई आप शांत रहिए ना, आप मैं समझ सकता हूं आपका। या तो मैं एंकर जी से कहूंगा कि जो वक्ता बोल रहे हैं उसका ही केवल माइक चालू रखे। हाँ, नहीं तो ये डिबेट नहीं रहेगी, बहस हो जाएगी। और बहस करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, पर बहस से इस राष्ट्र नहीं चलेगा, वो भी मैं समझता हूं। तो देखिए ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी ने आज कर दिखाया है, मैं समझता हूं कि ईज ऑफ लिविंग, अगर आप मेरे मुस्लिम भाई इतने उग्र है तो मैं उनको समझाना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं कि इस देश में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इस देश में 11% मुस्लिम थे, आज 22 से ज्यादा प्रतिशत मुस्लिम दोस्त है। और पाकिस्तान में 14% हिंदू थे, आज वहां पर 1.75% हिंदू लोग बचे। तो वो सब कहां गए? उन्होंने या तो मुस्लिम धर्म अंगीकार किया या तो उन लोगों को मार दिया गया। तो इस देश में ईज ऑफ लिविंग इज अ बेटर देन एनी कंट्री। तो हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, और अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है, आज हम विदेश के साथ में चल रहे हैं। आज हम 45 देशों में हमारे शस्त्र सरंजाम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज भारत में मैं समझता हूं कि महंगाई बढ़ी है, पर महंगाई ये मुद्दा नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि पूरे विश्व में आज भी अगर कोई सस्ता देश है खान पान में, पेट्रोल में, सभी चीजों में, तो वो भारत है। क्योंकि जिस तरह से मेक इन इंडिया का नारा बनाकर माननीय मोदी जी ने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाया है, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, यहाँ देखने वाले सभी दर्शक मित्रों को भी गुजारिश करूंगा कि अगर जो मुहिम अगर नई सरकार चलाती है तो आप सभी लोग उनका साथ करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मुहिम है, एक ही मिनट असल भाई, मैं आपके पास भी मैं आऊँगा, मगर उससे पहले अजय भाई, ये कहीं पे ऐसा भी लग रहा है कि जो मेन जो टॉपिक्स है, मतलब कि महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर बात नहीं, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि मुस्लिमों को अभी ठिकाने लगाने की बात अभी सामने आ रही है। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? नहीं, देखिए त्रिवेदी साहब बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता साहब जो संजीव साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जो बात कही कि एक आधार कार्ड मिल जाने से सबको समानता मिल रही, ये बात ठीक नहीं लगती। अगर सबको समानता मिल रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि आज एक मेडिकल कॉलेज का वो विद्यार्थी जिसका 250 नंबर आता है, वो क्यों एडमिशन पा जाता है, और 600 वाला क्यों करोड़ रुपए में एडमिशन पाता है? क्यों इस तरह से इस देश को बांटने का काम किया जा रहा है? और जो मुसलमानों को ठिकाने लगाने की बात कुरैशी साहब ने कही है, कुरैशी साहब ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुसलमानों को आज जो भी राजनीति में घसीटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन आज भी मैं ब्राह्मण हूं, मैंने मुसलमान को सबसे पहले ईद की बधाई दी है। लेकिन अगर आप कह रहे मुसलमान को ठिकाने लगाया जाता, यह भारत देश है, इस भारत देश के अंदर ये धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी पार्टी किसी भी मुसलमान को, क्रिश्चियन को या सिख को या हिंदू को बांटने की कोशिश करती है, वो बिल्कुल गलत करती है, वो बांट नहीं सकती है, ये आप समझ लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत सोच है आपकी कुरैशी साहब, इसको मन से निकालिए। और ये जो जनता सुन रही है, मैं मुस्लिमों से भी कहना चाहता हूँ, सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, मन का भेद मिटाइए और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके जो जनता का मुद्दा है। और मुझे खुशी है कि संजीव जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया है कि मैं मानता हूं कि महंगाई है। यदि वह मानते हैं कि महंगाई है तो निश्चित तौर से 36 रुपए का दूध नरेंद्र मोदी के काल में ही आज 80 रुपए बिक रहा है। 30 लाख की गाड़ी आज 60 लाख में बिक रही है। निश्चित तौर से 400 का गैस आज 800 रुपए में बिक रहा है। इस बात पर चर्चा होना बहुत जरूरी है
क्योंकि आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मैटर नहीं है, हमारे देश के 140 करोड़ जनता का भोजन पानी की व्यवस्था की जरूरत होनी चाहिए, किसान की जरूरत मांग की जरूरत होनी चाहिए। ये निश्चित तौर से यज्ञ राम मंदिर मुद्दा, आपका ये यूनिफॉर्म, ठीक है यूनिफॉर्म है, वो एक अपना अलग सिस्टम है। नहीं नहीं, देखिए ये यहाँ पर ये अजय भाई, नहीं, अजय क्योंकि भाई, मेरा भी रोजे का वक्त हो रहा है, जी। मेरा भी रोजे का वक्त हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं इसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और अजय भाई ने जो बातें कही, बिल्कुल देखिए अजय भाई, मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि सारे हिंदू ऐसे हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से जो बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि हिंदू यानी कि बस जो बीजेपी में है वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया, मैं उसकी बात कर रहा था। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, आप कौन से भारत संस्कृति की बात करते हैं? आप रिलेशन, लिव इन रिलेशनशिप को आप इजाजत दे देते हैं। आप कहते हैं मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं। बताइए कितने मुसलमानों ने 4 शादियां की? सरकार को मैं चैलेंज देता हूं, आपकी पार्टी है संजीव भाई, आपकी पार्टी की सरकार को बोलिए कि आप डाटा बाहर लाइए, मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं ने 2 शादियां की है। लिव इन रिलेशनशिप में उस महिला को अधिकार नहीं मिलते हैं, जबकि दूसरी शादी में उस महिला को तमाम अधिकार दिए जाते हैं, पत्नी होने का अधिकार दिया जाता है, उससे हुए बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार दिए जाते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, गोवा में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है गोवा के अंदर एक कानून यह भी है कि अगर कोई हिंदू की पत्नी 30 साल के होने तक अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो वो हिंदू दूसरी शादी कर सकता है। ये गोवा के अंदर कानून है। आप कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं आप? और ये तमाम चीजें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सिर्फ ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ भी नहीं है इनके पास में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको ये सरकार देखना नहीं चाहती है। सल भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मोदी जी ने कहा था कि तमाम कानूनों को मैं हटा देता हूं, मुझे ज्यादा कानून नहीं पसंद, कहा था कि हम कानूनों को खत्म करें तमाम चीजें। अब क्या बात करते हैं आप? क्या ओके सल भाई, एक ही मिनट है। संजीव भाई, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहीं 25 से ज्यादा डिबेट की है, महंगाई है, बेरोजगारी पर कहीं पर भी यह साबित नहीं होता कि भारत में सबसे ज्यादा महंगाई है। और कई बार ये हमारे सामने वाले प्रवक्ता ने उन पर हमारे साथ मजबूरन हमारे साथ उन्होंने सहमति भी दिखाई है। ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे देशों के साथ हमारी तुलना करें महंगाई के बारे में, तो आज भी भारत इतना ही सस्ता है। मैं समझता हूं कि जो रेट ऑफ जो फुगावा का दर है वो रिजर्व बैंक के रेपो रेट से मतलब कम होना चाहिए। तो जैसे जैसे आज अभी हम हमारे 3 दिन पहले के जो फिगर्स देखिए आप, तो वो हमारा भी काफी मतलब महंगाई कम हुई है। तो महंगाई एक अलग मुद्दा है, उसको सबको साथ मिलकर हम मेक इन इंडिया का नारा लगाकर, हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के सब साथ में मिलकर मेक इन इंडिया का नारा लगाकर हम महंगाई को कम कर रहे हैं। अरे मोदी जी भी अब तो मेक इन इंडिया की बात नहीं करते, मोदी जी खुद भूल गए। यहाँ पर तो बच्चों के खिलौने भी चाइना से आ रहे हैं, बच्चों के खाने पीने की चीजें चाइना से आ रही है। आप मोदी जी नहीं, कहीं मेक इन इंडिया की बात नहीं जब करते। मैं बोलना सिर्फ है एक तब बात बोलिए ना। कहूंगा, नहीं, आप सिर्फ ये जवाब ठीक दीजिए है, कि क्या यूनिफॉर्म से, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या आरएसएस का, बोलते रहिए। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या आरएसएस का प्रमुख, क्या कोई दलित को बनाया दिया जाएगा? एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट प्लीज सहल भाई उनको बोल देने दीजिए। जी संजीव भाई। नहीं, मैं समझता हूं कि सहल भाई अपने रोल से जरा ज्यादा हट गए। वो समझते हैं कि मैं एंकर हूं, सहल भाई ऐसा समझते हैं कि वो खुद एंकर है, या कि यज्ञ भाई आप एंकर है, वो समझ रहे हैं कि वो प्रवक्ता नहीं है, इसमें बैठे हुए जुड़े हुए नहीं है, वो कोई टीवी चैनल चलाते हैं। તમારી જોડે મુદ્દા નથી એટલા માટે તમે આ મુદ્દા લઈને આવ્યો છો? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए, हर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर इस राष्ट्र को आगे ले जाना है तो सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। दैट इज अवर बॉटम लाइन, नथिंग एल्स। समान कानून होना चाहिए और समान अधिकार होना चाहिए सहल भाई, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है और किसी भी वजह से नहीं। तो मैं यही बात कह रहा हूं ना कि समान कानून, समान अधिकार, तो आप बताएं यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद आरएसएस का प्रमुख कोई दलित बन जाएगा? बनाएंगे आप उसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया है। अरे क्या बात कर रहे हैं, वो तो सब वो भी बन जाएगा। कब बनाया? अरे वो भी बन जाएगा। चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया है, हम सब कर सकते हैं। बेड़ा गर्क हो गया है, इसीलिए तो देश का बेड़ा गर्क हो गया है।
देश कहां से कहां जा रहा है। सही देखिए, है। आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इतने हिंदू थे, क्या आपको इतना नहीं पता कि पाकिस्तान अलग होने के बाद में ओके 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 साल भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा। साल भाई एक ही मिनट, मेरे पास थोड़ा समय कम है। इफ्तारी का टाइम हो रहा है, मैं इजाजत लूंगा क्योंकि मेरा इफ्तारी का टाइम हो चुका है, रोजा है मेरा। जी बिल्कुल, जी जी आपको ईद की बहुत ही बधाई हो। जी आपको ईद की बहुत बहुत बधाई हो। अजय भाई, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में आपको मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही चर्चाएं देखने को मिलती है कि यहाँ पे उत्तराखंड ने अपना रिपोर्ट कहीं पे बनाना शुरू कर दिया है, मध्य प्रदेश भी ला रही है, और उसके साथ गुजरात भी कहीं पे अभी सोच रहा है कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहीं पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको क्या लग रहा है, ये मैनिफेस्टो के अंदर ही है कुछ, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पुराना केस है, और अभी हमारे कुरैशी जी ने बताया भी कि गोवा में बहुत पहले लागू हो गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हर जगह लागू होना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, ये बात उनका बिल्कुल कहना ठीक है। इस बात पर कोई मैं आपत्ति नहीं करता। समाज को आज हमारे संजीव जी भी कह रहे थे, इस बात को हमें सोचना होगा कि हमारा देश कैसे अखंड होगा। और हम तो लोगों से एक ही चीज कहना चाहते हैं कि जाति धर्म सबका जो है वो अपना अपना मानना है, इसमें जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है, वासी प्रवासी और अप्रवासी की एकता, ये हमारा विचार है। तो जिस तरीके से યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની આપણે અત્યારે તો વાત કરી રહ્યા છે, યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને અત્યારે તો ક્યાંક ચર્ચામાં જોવા મળી રહ્યો છે, પણ તેની સાથે 2024ની ચૂંટણીને લઈને શું અત્યારે તો આ મુદ્દો અત્યારે સામે આવી રહ્યો છે કે હવે કેવા પ્રકારનું કેન્દ્ર સરકાર પગલાં લેશે તે તો હવે જોવાનું જોઈએ। તેની સાથે અજયભાઈ, સંજીવભાઈ, આ બંનેનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે, અને તેની સાથે આજની આ વિશેષ રજૂઆત બસ એટલું જ। રજા આપશો, નમસ્કાર।